हमें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। और डॉक्टर साहब ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, निगरान हुकूमत है, मसाइल का अंबार है, इलेक्शन अभी होने में वक्त बाकी है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और फिर कुछ लंबे प्लान्स बनाएगी कि कैसे मईशत को बहरानों से निकालना है। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद आवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? ये क्या पहले वाले जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनका शाखसाना है या कोई इसकी नई वजूहात है? बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद है, महंगाई आपने बात की, श्रीलंका में महंगाई है 3.4%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है? भारत में महंगाई है 4.9%। इसका वाज़ेह मतलब है कि ये जो महंगाई है जिससे अवाम कुचले जा रहे हैं, उसका ताल्लुक हुकूमतों की पॉलिसियों से है। वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, निगरां हुकूमतें, उसके बाद आपका FBR, SCCP, उसके बाद जो है ना सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, उलमा, मुफ्ती हजरात, बैंकारी का निज़ाम, तमाम जो हैं वो मुल्की और बैरून अशराफिया के गठजोड़ है। महंगाई कई गुना ज़्यादा और शरह नमू भारत और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में 1/3। और उसके बाद भूख और अफलास, तालीम और सेहत और तरक्याती अखराजात में इस साल 16,000 अरब रुपए की कटौती की गई है जो वायदे की गए थे उसके मुताबिक। और उसके बावजूद हमारा बजट खसारा आसमान पर है। अगर मैं आपके नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि जनाब, अभी हम IMF से किस्तें हमें 2 मिलनी हैं जो अबूरी मुद्दत का कर्जा है, उसके बाद 2024 में एक और कर्जे के लिए हम जा रहे हैं। ये फैसला हो चुका है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति कितनी खराब है इसके सबूत तो हमें पाकिस्तान से आने वाले वीडियोज और तस्वीरों के जरिए मिल ही जाते हैं। इन तस्वीर और वीडियोज में लोगों को रोटियों के लिए लड़ते हुए और लंबी लंबी कतार में खड़े हुए साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की खस्ता हालत और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर चेतावनी दी है कि पाकिस्तान इस समय गरीबी रेखा के चरम सीमा पर है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की 40% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा पाकिस्तान के लिए ये चेतावनी ऐसे टाइम पर जारी की गई है जब कुछ ही महीनों में पाकिस्तान के अंदर आम चुनाव करवाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने जिस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को चेतावनी दी है उसका मकसद ये बताना है कि पाकिस्तान की नई सरकार को किस दिशा में काम करना है। और पाकिस्तान की नई सरकार के आगे सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। अगर पाकिस्तान की नई सरकार ऐसा जल्दी नहीं करती है तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। और वो कर्जा भी अगर आपको मिल जाता है, दोस्त ममालिक से कर्जे और इमदाद भी मिल जाती है, और कड़ी शराइत पर कर्जा मिलने के बाद हम अगले साल जो बैरूनी कर्जे अदा करने हैं वो अदा नहीं कर सकेंगे। और इस बात का ख़तरा नज़र आ रहा है कि हम अपने कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग और रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे, जो एक और खौफनाक बात होगी। इसलिए कि आप तो पहले पेरिस क्लब से करा चुके हैं, लेकिन एक और भी सवाल उठ रहा है कि ये सब के बाद अगर रीप्रोफाइलिंग करानी है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मगर दूसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, हुकूमत और SIFC बार बार कह रही है कि जी $125 अरब के हमें FDI आने वाला है। अरे भाई, उसका 20% भी आता तो हमें अगर 2024 में IMF के पास नहीं जाना चाहता। हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है कि वो बैरूनी सरमायाकारी जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो आने वाली नहीं है। वरना हम 2024 में क्यों हम कह रहे हैं कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। जबकि हमें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते। न्यू ग्रेड गेम में आपने लेकिन डॉक्टर साहब, सूरत हाल बदल नहीं जाएगी जब नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली जाहिर है एक 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी तो दोस्त मुल्क भी कुछ ट्रस्ट कर सकेंगे और बैरूनी सरमायाकारी की कुछ राह खुलेगी। आपको ये क्यों खदशा है कि नहीं आएगी? देखिए, मैं तो हकाइक पे जाता हूँ, उम्मीदों पे नहीं जाता। मैं आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज कर दूँ, जो लोग सुन रहे हैं, पिछले 23 वर्षों में $48 अरब की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आई है। इसका मतलब ये $2 अरब सालाना से ज़्यादा तो आपका है ही नहीं औसत। तो उस वक्त भी तो मुंतखब हुकूमतें थी। मैं आपको 1980 से आज तक पाकिस्तान का जो शरह नमू है औसत, 1980 से आज तक 38 बरस, मैं 2018 तक बता रहा हूँ, सॉरी, 38 वर्षों में हमारा ग्रोथ रेट है 4.7। इन वर्षों में है, आप देख लीजिए। इस साल वो कह रहे हैं जी पिछले साल मनफी था,
अगले साल जो है वो 2024 में 2%, उससे अगले 2.5%। अरे भाई 1980 से आज तक हमारा शरह नमू भारत से कम है, श्रीलंका से कम है, बांग्लादेश से कम है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर कोई आप कंपैरिजन करें, डेफिनेटली बनता तो नहीं है, अब नहीं लेकिन बनता, क्योंकि sorry। आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा है स्टूडेंट्स के साथ या जो आपके कुलीग के साथ, आपको क्या लगता है कि लेवल जो हमारा डिफरेंट हुआ है, ठीक है, एक तो तरक्की हुई, बाकी सारी चीज़ें, उसके अलावा रिसोर्सेज में जो लेवल डिफरेंट हुआ है हमारा और उनका, वो कहाँ पे हुआ है? ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने ओपनली हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है। हमने अपनी एक जो हमारा अना वाला खोल है ना, हम उससे बाहर नहीं आए। मैं से बाहर नहीं आए। हम उस चीज़ से वाकई बाहर नहीं आए। हमने चीज़ वर्ल्ड को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह से। हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने ओपनली जहाँ जहाँ जिससे वो जो रिसोर्सेज यूज़ करके अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को ट्रेन कर सकते थे, उन्होंने किया भी है, वो कर भी रहे हैं, वो फार बेटर कर रहे हैं। क्योंकि वही बात आ जाती है कि ओवरसीज़ जो हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या कोई भी कंट्री हो, मुझे लगता है बाहर जाके अपने कंट्री के लिए जो एक तड़प है वो बढ़ जाती है, और आप चाहते हैं कि आप बैक इन्वेस्ट करें। लेकिन अगेन वही जो मैंने शुरू में मेंशन किया कि आपको कितना ओपन माइंडेडली पीछे से रिस्पांस मिलता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सही। और इंडियंस आई डोंट नो आप इसको कैसे परसीव करेंगे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग नेशन है, बट एट द सेम टाइम वो स्मार्ट भी है। जो 2023 गुजरा है, इट्स लिटरली अ टेल ऑफ टू हाफ्स, राइट। जो पहला हाफ था वो बगैर आईएमएफ के, सेकंड हाफ आईएमएफ प्लस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसमें स्मगलिंग, होर्डिंग, डी डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना था। अगर आप इन दो हिस्सों को देखें तो दूसरे हिस्से में स्पेशली रिफॉर्म्स कुछ हुए, तो उससे और प्लस जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए, तो आपको कुछ तकवीत मिली, आपके कुछ इशारे बेहतर हुए, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो दिखाई देना शुरू हुई। अब जहाँ पे खड़े हुए हैं, अगला जो 6 माह है वो पाकिस्तान के लिए 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होने जा रही हैं। इन ट्रांजिशंस को अच्छी तरह मैनेज करना, स्मूथली मैनेज करना और टाइमली मैनेज करना। एक 8 फरवरी की ट्रांजिशन है, फिर एक आईएमएफ का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा अप्रैल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। उसके लिए हमें एक नए प्रोग्राम में जाना है, दिस इज़ रियली एसेंशियल फॉर अस। और तीसरी ट्रांजिशन ये है कि हमने एक बजट प्रेजेंट करना है जो अवामी उमंगों का ना सिर्फ उनको सामने रख के बनाया जाए, बल्कि वो ट्रूली पाकिस्तान का जो मालियाती रिफॉर्म है वो दिखाए। क्या हम ये 3 काम कंफर्टेबली कर पाएंगे? अगर तो ऐसा हुआ, और मुझे कभी उम्मीद है कि हम ये कर पाएं, तो हम SIFC के फ्रेमवर्क में रहते हुए अगला साल जो है वो बेहतर डिफाइन कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये जो अभी IMF की आप बात कर रहे थे, क्योंकि IMF ने बड़ा टफ टाइम हमें 2023 में सामना रहा, बड़े पापड़ बेलने पड़े, मुल्क दिवालिया होने से बच जाए, सारी सूरत हाल ये दिवालिया होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, ये ज़ेर बहस रहा IMF। तो अभी ये जो आपने ट्रांजिशन की बात की, ये किस मंथ में होगा, कब तक ये मुमकिन है? और आप समझते हैं कि अभी हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि जिसमें हम स्मूथली ये जो आगे हमारे सामने IMF का एक पहाड़ होगा, इसको अबूर कर लेंगे? So Amna, you've put it absolutely right. देखें, अगर IMF आप पहले 6 माह में इन एंड आउट ना करते 2023 में, तो आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर $3 अरब से नीचे ना जाते, तो जो डिफ़ॉल्ट की बातें थी वो नहीं होती। आज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, ज़खायर $7.7 अरब पे हैं। देखिए, अप्रैल में ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, मार्च में एक नई हुकूमत आएगी, टाइम पीरियड बहुत कम होगा पाकिस्तान के लिए उस ट्रांजिशन को करने के लिए।